नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय। क्यों मणिपुर में लगी आग पूर्वोत्तर राज्यों में फैल रही है। दूसरा, कौन सिखाता है अध्यापकों को पीटना। तीसरा, क्यों अनुचित है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा विधायक नामित करना। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि प्रत्येक महीने आपको एक छोटी रकम हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, और अगर आप प्रत्येक महीने का एक कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त वन टाइम आप हमारा आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। आपके इस आर्थिक सहयोग से हमें चैनल चलाने में आसानी रहती है। तो सबसे पहली बात, क्यों मणिपुर में लगी आग पूर्वोत्तर राज्यों में फैल रही है। मणिपुर की तो आग लगी हुई है और वो धीरे धीरे सबके सामने साफ होता जा रहा है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड है। बीजेपी अपने चुनाव के में कैसे वोट को बढ़ाया जाए और किस समुदाय को किससे लड़ाया जाए जिससे एक समुदाय के वोट उसके साथ पक्के हो जाएं, इसमें ही लगी रहती है। और उसकी परिणति हमने बिल्कुल ठीक से मणिपुर में देखी। अब मणिपुर के बाद 2 राज्य और अभी हाल के दिनों में इस तरह के समस्याओं से जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेघालय और मिजोरम, ये दोनों अशांत हो गए हैं। अब ये मणिपुर का इफेक्ट है और क्यों इफेक्ट है और क्या क्या है, इस पे आपको जरा मैं समझाने की कोशिश करूंगा। पहले मेघालय की बात कर लें। मेघालय में 60 सीटें हैं विधानसभा में। उसमें बीजेपी का ये क्लेम है कि वो एनडीए की सरकार है। हालांकि वहाँ एनपीपी के जो कोनार्ड सांगमा साहब हैं, उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है। एनपीपी राष्ट्रीय पार्टी है। बीजेपी के वहाँ 60 में कुल 2 एमएलए हैं। जो नंबर ऑफ एमएलएज हैं वो केवल 2 हैं। और एक चीज़ और जान लीजिए कि यहाँ पे इन 60 में से 55 एमएलए शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। मूल रूप से ट्राइबल राज्य है। ये नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि तब आपको चीज़ें समझना आसान होगा। अभी 1-2 दिन पहले कुछ लोगों ने चीफ मिनिस्टर कोनार्ड सांगमा के ऑफिस में जब वो मीटिंग कर रहे थे तो बाहर से आकर तोड़फोड़ की, अटैक किया, पथराव किया और इस तरह की बातें आई। और वो एक 1000 से ज़्यादा लोगों का एक समूह था। अब ये क्यों हुआ और क्या हुआ, ये जरा समझने की कोशिश करेंगे। एक संगठन है आचिक कॉन्शियस होलिस्टिकली इंटीग्रेटेड क्रेमा, ACHIK। ये एक संगठन है और इन्हीं के साथ हमारे सांगमा साहब उनके साथ एक मीटिंग कर रहे थे। और मूल रूप से ये लोग जो हैं वो ये हो रहा था कि गारो का जो ग्रुप है उसके मेंबर्स की डिमांड है कि भाई जो मेघालय की विंटर कैपिटल है, जाड़ों के दिनों में मेघालय की विंटर कैपिटल को वेस्ट गारो डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है तूरा, वहाँ पे शिफ्ट किया जाए। ये इस तरह का एक प्रपोज़ल है कि भाई इसको वेस्ट गारो में इनकी विंटर कैपिटल को शिफ्ट किया जाए। जबकि जो बाकी मेघालय के लोग हैं और जो बहुमत में हैं, उनका कहना यह है कि शिलोंग से विंटर कैपिटल हटाने के लेके तूरा जाने का कोई मतलब नहीं है और वो इसका विरोध कर रहे थे। अब एक चीज़ समझ लीजिए, मेघालय की कुल पॉपुलेशन मोटे तौर पे 30 लाख है। उनके 60 एमएलए हैं, तो मतलब हर 50,000 पे एक रिप्रेजेंटेटिव है। मैंने पहले ही बता दिया था, उसमें से 60 में से 55 शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व हैं। मेघालय की कुल पॉपुलेशन का मोटे तौर पे करीब 75% क्रिश्चियंस हैं और 12% हिंदू हैं। अब समझना यहाँ पे ये है कि जैसे वहाँ मैती और कुकीज़ को लड़ाया, मैती हिंदू, कुकी क्रिश्चियंस, और उसको लड़ा के कैसे वोट का फ़ायदा हो, उसी तरह से यहाँ पे वेस्ट गारो में खास करके मुख्यतः हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब वेस्ट गारो में ये डिमांड करवा के कि तूरा में विंटर कैपिटल हो, वो वही खेल है बीजेपी का। अगर आप करेंगे तो बात साफ साफ है कि इनको उनसे लड़ाओ, उनको इनसे लड़ाओ और एक पक्ष अपने साथ आ ही जाएगा। अब आप हर जगह देखेंगे कि सब जगह हिंदू वर्सेस जो मतलब क्रिश्चियंस या हिंदू वर्सेस मुसलमान, ये होता रहता है। शिलोंग से कैपिटल हटाने का कोई लॉजिक भी नहीं है और शिलोंग पुराना शहर है, वहाँ पे मतलब सारा कुछ सरकारी महकमा है और अगर कैपिटल हटती है तो बहुत खर्चा भी होता है। दूसरा एक चीज़ ये है कि जो गारो ग्रुप है, जो जहाँ पे हिंदू बहुतायत ज़्यादा है, उनका ये भी कहना है कि भाई आप रिव्यू ऑफ जॉब रिजर्वेशन पॉलिसी भी होनी चाहिए। मूल रूप से आप रिपीट ऑफ मणिपुर यहाँ भी देख रहे हैं। मुझे खतरा ये लगता है कि ऐसी जगहों पे जहाँ पे 2 एमएलए बीजेपी के हैं,
वो अपने को एनडीए की सरकार कहता है, वो डिस्टर्बेंस इतना कर देगा बिना जाने हुए कि उसका क्षति को फिर रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे मिजोरम में भी देख लीजिए, मिजोरम में 10 लाख पॉपुलेशन है, क्रिश्चियंस 87%, बुद्धिस्ट 9%, हिंदू 3%। अब वहाँ 40 में 39 सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। वहाँ पे 40 सीट में केवल 1 सीट बीजेपी की है, लेकिन वो भी कहता है कि ये भी एनडीए की सरकार है, तो बीजेपी उसको भी अपने मतलब हथियाया हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो क्रिश्चियंस, हिंदू क्रिश्चियन, गारो, या क्योंकि आप मिजोरम में भी देखा है ना आपने, मिजोरम में पहले उनके चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि भाई आप इसको तुरंत रोकिए वहाँ से, क्योंकि उनके यहाँ और वो ट्राइबल्स में काफ़ी कॉमनलिटी है, कॉमन कल्चर है। बहुत से ट्राइबल्स, करीब 12,000 से ज़्यादा ट्राइबल्स क्रॉस बॉर्डर करके शरण लिए हुए हैं इस समय मिज़ोरम में। उनके लिए मुश्किल हो रहा है उनको संभालना। और वो ये भी कहे हैं कि जिस तरह से मैती और क्योंकि इसका झगड़ा हो रहा है, तो अब मिज़ोरम वहाँ से ट्राइबल होने के नाते वो मैतीस जो प्लेन के लोग हैं उनको वो चैलेंज कर रहा है। तो ये आपस में जो लड़ाई का काम है, जहाँ सब जगह डबल इंजन सरकार है, उस जगह इसको मेरे ख्याल में जल्दी रोकने की ज़रूरत है। और जहाँ जहाँ ट्राइबल उनको डिस्टर्ब क्यों करते हैं, उनका अपना कल्चर है, अपने ढंग से वो करते हैं, इनको डिस्टर्ब न करें। लेकिन बीजेपी को वोट के आगे तो कुछ दिखाई नहीं देता है। खैर, अब दूसरा ये कौन सिखाता है अध्यापकों को पीटना अब पिछले 7-8 साल में, 6-7 साल में अब काफ़ी कॉमन चीज़ हो गई है। लोग खूब पिट रहे हैं, छात्र आके पीट जाते हैं, और ख़ास करके जो बीजेपी का बैकग्राउंड या बीजेपी की जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उसके लोग। अभी आपने 2-4 दिन पहले एक बड़ी खबर आई कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और उनके रजिस्ट्रार, मतलब उपकुलपति साहब और कुल सचिव राजेश सिंह और अजय सिंह जी को एबीपी के छात्रों ने ठीक से पीटा। उसके खूब वीडियो भी आया, हमने उसको देखा होगा। पूरा मामला यह है कि 13 जुलाई को वाइस चांसलर का पुतला जलाया जाता है। वाइस चांसलर उसके बाद इन एबीपी, भाई अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग हैं तो किसकी हिम्मत कि इनसे बात नहीं करें, उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि आपका हम मामला रिजॉल्व कर देंगे। बाद में उसकी जांच होती है और जो डीन सत्यपाल सिंह हैं वो 4 छात्रों को निलंबित करते हैं। उन लोगों को जो जिस दिन उन्होंने उस दिन उपद्रव किया था, वो तोड़फोड़ की। 21 जुलाई को यह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग फिर वीसी ऑफिस में आते हैं और वहाँ आकर कार्यालय में तोड़फोड़ करते हैं, और फिर वो उपकुलपति राजेश सिंह साहब की पिटाई करते हैं, और अजय सिंह साहब जो कुल सचिव हैं, पीसीएस अफसर हैं, उनकी भी पिटाई करते हैं, और ठीक से पिटाई करते हैं। मैं इतने साल से मैं छात्र आंदोलन को समझता हूँ, देखा हूँ, जो उस समय के आंदोलन होते थे, शायद उसमें भाग भी लिया हूँ। आज की तारीख में बहुत कुछ कह देने से मालूम नहीं आज कौन सा मुकदमा आदमी कर दे, इसलिए बहुत सी चीज़ें कहना ठीक नहीं है। लेकिन छात्र आंदोलन में वाइस चांसलर की पिटाई होते हुए भाई मैंने पहली बार देखा है। बहुत बार ये हुआ है कि भाई वाइस चांसलर हैं, धरना बाहर दे रहे हैं, लोग हल्ला मचा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, वाइस चांसलर को घेर के बैठ गए हैं कि भाई जाने नहीं देंगे घर, ये सब तो हुआ है। लेकिन वाइस चांसलर के ऊपर हाथ उठाते हुए मेरी याद में पहला, और ये संस्कारी लोग हैं जो कहते हैं पार्टी विद अ डिफरेंस, ये संस्कार इनको ये मिला हुआ है जो है। और सिर्फ यही नहीं है, चूँकि आज वीसी साहब उच्च कुल से आते हैं, राजपूत हैं, अजय सिंह साहब भी मेरे ख्याल में राजपूत ही होंगे। कुछ दिन पहले प्रोफेसर रविकांत लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक दलित प्रोफेसर हैं, उनके साथ भी ये पिटाई इसी आउटफिट के लोग, जो इसी राइट विंग के लोग, इसी उन्होंने उनके साथ भी वो किया। वो खैर वो मामला थाने कचहरी हो रहा है उसका, लेकिन उनके साथ भी क्या हुआ था आप सब लोगों ने को वो भी पता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये नए तरह का एक कल्चर बीजेपी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ला रहे हैं। उसमें से एक आपने, अगर आपको याद हो तो आपने पटना में भी हाल में देखा, पहली बार फिर मैंने देखा है कि पुलिस वालों के ऊपर मिर्ची पाउडर छोड़ना है उनकी आंख में। ये नहीं होता है। पटना में जहाँ लाठीचार्ज हुआ, पहली बार नहीं हुआ है, वहाँ जो भी प्रदर्शन होता है काफ़ी लाठीचार्ज हुए हैं। जो इस समय के करंट नेता हैं जो भी बिहार से आ रहे हैं, उन्होंने कईयों ने उसमें वहाँ लाठी खाई है। लेकिन पुलिस वाले के ऊपर मिर्चा फेंक रहे हैं, तो ये एक खराब भविष्य की ओर दिखा रहा है, क्योंकि फिर दोनों तरफ से होगा। आज मिर्चा छोड़ना है, कल तेजाब छोड़ सकते हैं। पुलिस वाले भी आज तो केवल लाठीचार्ज ऐसे करते थे कि वहाँ डिस्पर्स करें, कल फिर ऐसा लाठीचार्ज करेंगे कि अगर आप उनके यहाँ मिर्चा छोड़िएगा तो क्या रिएक्शन में करेगा पुलिस वाला। और सबसे बड़ी बात यह है कि गोरखपुर में जहाँ ये कांड हुआ है वो चीफ मिनिस्टर का गृह जनपद है। तय बात है कि उनका हितैषी तो कोई ये करेगा नहीं। उनको बदनाम करने के लिए या उनकी
छवि पे दाग लगाने वाले जो बीजेपी में एक ग्रुप है वो बिल्कुल ठीक से कार्यरत है और ऐसा लगता है कि ये उन्हीं लोगों का किया दिया है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि किन छात्रों के हितों की बात ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कर रहा है। लार्जर कोई बात होती है ना, जैसे भाई स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, स्टूडेंट यूनियन को वापस लाओ, उसको रिस्टोर करो, ये सब बातें होती तो समझ में आता है। जो भी डिमांड है वो कोई डिमांड ऐसी नहीं है और उसमें आप जाके वीसी को मार पिटाई करेंगे। चक्कर क्या है कि वो जगह अगर आप एक पूरी इवेंट को देखिए तो आपको एक कहीं ना कहीं कुछ नज़र आएगा। नज़र क्या आएगा? दंगा, लिंचिंग, गौरक्षक दल, रोमियो स्क्वाड, ये सब वो हैं जिनको लगता है कि हम लोग डंडा ले लेंगे और हम ही लोग अब मार पिटाई करके सबको, समाज को ठीक करेंगे, क्योंकि ये ठेका तो राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का, ये सब तो इनको हिंदुत्व का, संस्कार का होने का, ये सब ठेका तो बीजेपी के पास कॉपीराइट है उसका। अब तीसरी बात, क्यों अनुचित है जेके के उपराज्यपाल द्वारा विधायक नामित करना? जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। जम्मू कश्मीर, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक समाचार आया है कि जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है, हालांकि इलेक्शन तो 2014 के बाद हुए नहीं हैं, जब भी होंगे तो वहाँ 2 विधायकों को, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, वो 2 को नॉमिनेट करेंगे विस्थापित जो माइग्रेंट हैं उसमें से, और 1 को वो विधायक नॉमिनेट करेंगे जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से कोई आया हुआ विस्थापित वहाँ से कोई है, उसको करेंगे। कुछ इस तरह की बातें हो। मैं थोड़ा आपको इसका ये डिटेल बता दूं कि ये कौन है और ये जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली का मतलब क्या है। जम्मू कश्मीर असेंबली में जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय 100 सीटें वहाँ की विधानसभा में थी, फिर वो बढ़ा के 111 की गई और उस 111 सीट में 24 सीट पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, जो हमारा कश्मीर है और पाकिस्तान अधिकृत है, उनके लिए रखा गया है। ये 24 सीटों वेकेंट मानी जाती हैं। कोरम में इसको नहीं लिया जाता है, क्योंकि कोरम में लिया जाएगा तो फिर कोरम की दिक्कत होगी, लेकिन दीज आर रिजर्व। हमारा वो आ जाएगा, कल आएगा, परसों, जब भी हमारा कश्मीर हमें वापस मिलेगा तो ये 24 लोग की नुमाइंदगी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों से होगी। अब 111 में फिर बचती हैं 87 सीट। उस 87 सीट का पुराना ब्रेकअप ये था कि कश्मीर की जिसको कश्मीर वैली है, घाटी है जिसको कहते हैं, जो श्रीनगर है मूल रूप से, वहाँ 46 सीट्स, जम्मू रीजन में 37 सीट्स और लद्दाख रीजन में 4 सीट। अब लद्दाख वहाँ से हट गया तो अब वहाँ टोटल 83 सीट्स हैं। इसका डिलिमिटेशन किया गया। इस पर एक कमेटी बैठी है, उसने डिलिमिटेशन किया। उसने क्या किया कि कश्मीर वैली में, अच्छा वो अजीब सी बात है, कश्मीर वैली ने 46 की, उसने 47 सीट की, 1 सीट बढ़ाई। जम्मू में 37 से उसको 43, 6 बढ़ा दी जम्मू रीजन में। एक तो जिस तरह से डिलिमिटेशन हुआ है उसमें भी बहुत बातचीत है। उसका मुख्य कारण यह है कि एरिया को ज़्यादा महत्व दिया गया है बनस्पत पॉपुलेशन या नंबर के, और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के 4 ही, पाक अधिकृत कश्मीर में वही 24 रखे गए हैं। तो 47, 43, 24, अब 114 की असेंबली हो गई है जम्मू कश्मीर की। अब जरा एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये कहा गया है कि 2 सीट कश्मीरी माइग्रेंट्स की और 1 सीट पाक ऑक्युपाइड डिस्प्लेस्ड जो पर्सन होगा उसको नॉमिनेट करेंगे एलजी। ये सारी प्रक्रिया ये है कि किसी तरह से अगर खुदा न खास्ता बीजेपी का बहुमत नहीं आ रहा है तो नॉमिनेट करा के वो अपना बहुमत किसी तरह से कर लें। इसका यही है, इसका विरोध हो रहा है। इसका विरोध इसलिए हो रहा है कि एलजी साहब जो खुद नॉमिनेटेड हैं, जो खुद नामित हैं, एक नामित व्यक्ति विधानसभा में कैसे, मतलब उसको कैसे नामित कर सकता है? भाई ये तो इलेक्टेड जो लोग हैं उनका प्रेरोगेटिव होना चाहिए, ये उनका अधिकार क्षेत्र होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं कि अभी डिमांड है, इसके पूर्व में भी जो जम्मू कश्मीर